चलो अभी का टॉपिक है हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड ग्रेट टॉपिक। आपका अगर मैं बात करूं सोशल वर्क की पूरी पढ़ाई पढ़ोगे या पढ़ने वाले होगे या आगे पढ़ोगे, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट को कहीं ना कहीं कोर एरिया को टच करता है। आपके खुद के लाइफ में भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट जरूरी है भाई। आप जिस भी रिसोर्सेज का, मैंने अपने लाइफ में देखा है, बड़ा गोल्डन वर्ड मैं बताने वाला हूं, जिस भी रिसोर्स का आप मिस यूज करते हो, सपोज दैट आपके हाथ में मोबाइल है, आप यूज करते हो, उससे पढ़ लिख करके कुछ बड़ा आदमी बन जाते हो, लेकिन जब आप इसका मिस यूज करना शुरू कर दोगे, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, तब आपका क्या होगा? आपका खत्म हो जाएगा सब कुछ जो भी आपके पास। एक टाइम आप वेस्ट करोगे, टाइम आपके पास एक समय आएगा नहीं रहेगा। आप मनी वेस्ट करोगे, मनी खत्म हो जाएगा, मनी के लिए तरस जाओगे। आप फूड वेस्ट करोगे, मैंने अपने लाइफ में महसूस किया है इस पर्टिकुलर चीज़ को। मैं बड़े नखरे दिखाता था बचपन में, तो फूड के लिए मैंने बहुत परेशान रहा हूँ। तो अब मैं फूड का बहुत रेस्पेक्ट करता हूँ, बहुत ज़्यादा। कभी कोई शिकायत नहीं, पहले बड़ी शिकायत करता था मैं। तो ये चीज़ें, और भगवान की कृपा रहनी चाहिए, सबसे बड़ी चीज़। सब चीज़ें आपके पास रहेंगी। सबसे बड़ी इसमें बात मैं यही कहूँगा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट जीने के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट आइए शुरू करते हैं। ब्रटलैंड कमीशन रिपोर्ट मैंने बताया था 1987 में, डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड्स ऑफ प्रेजेंट विदाउट कंप्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स। ये ब्रटलैंड रिपोर्ट्स का कहना है। फोकस इसमें रहेगा बैलेंस बिटवीन इकोनॉमी, सोसाइटी एंड एनवायरमेंट। ठीक है, इसमें आपको इकोनॉमी का भी डेवलपमेंट हो, सोसाइटी का भी डेवलपमेंट हो, एनवायरनमेंट भी बचा रहे। ये थोड़ा टफ काम है, इसमें खर्चे बहुत आते हैं। तो जो सरकार कंपनीज को देती है ठेके, वो इतना नहीं टेंशन लेते हैं। वो दे दनादन जंगल काटेंगे, पहाड़ काटेंगे। आपने देखा होगा ढेर सारे उत्तराखंड के एरिया में बहुत सारे मतलब डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। ठीक है, उन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की वजह से वहाँ बाढ़ आया, तूफान आया, सब कुछ बह गया, गाँव के गाँव खत्म हो गए। क्यों? क्योंकि अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट किया जा रहा है तो सोसाइटी और इन्वायरमेंट के बारे में सोचा नहीं जा रहा है। सोसाइटी और इन्वायरमेंट के बारे में सोचा जाएगा तो इकोनॉमी गड़बड़ होने लगेगी। अब इन चीज़ों को बैलेंस करने के ये चक्कर में ये हो रहा है। लेकिन क्या इसका कोई भी उपाय नहीं है? तो बिल्कुल इसका उपाय है। इसके बहुत सारे उपाय हैं, और उपाय सोचे भी जाते हैं, किए भी जाते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज इक्वल टू प्रोटेक्टिंग इन्वायरमेंट, इंश्योरिंग सोशल जस्टिस, रिड्यूसिंग पॉवर्टी, प्रोमोटिंग इक्विटी। एक चीज और, वीवीआई क्या है इसमें? डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द फ्यूचर जनरेशंस। इतना अगर आपको याद है ना, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के डिफिनीशन से जो भी क्वेश्चंस आएंगे ना, वो आप निकाल दोगे। कहां से ये डिफिनीशन निकला था, कमेंट करके जरूर बताइएगा। स्ट्रैटेजीज क्या क्या होती हैं, व्हाट आर द स्ट्रैटेजीज? तो इंटीग्रेटिंग एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। सपोज दैट आपको एक रेलवे लाइन बिछानी है, रोड को चौड़ा करना है। सबसे ज़्यादा मैंने देखा, अभी मैं रिसेंट में बिहार में ही घूम रहा था कहीं, तो रोड को चौड़ा करना है, घर तो तोड़े ही, घर को तोड़ के हटा दिया, और उसके साथ साथ उसने क्या किया कि वो भी कर दिया, मतलब पेड़ भी तोड़ डाले। पेड़ को बचाते हुए रोड बनाया जा सकता है। इंसानों को लगता है ना कि वो पेड़ हटा देंगे तो रास्ता एकदम क्लियर हो जाएगा। वो रास्ता अभी के लिए तो क्लियर हो ही गया, जब सांस लेने के लिए ही नहीं रहेगा एक समय में, तो चाटोगे क्या उस रास्ते का? कुछ नहीं करोगे। कितने जंगल जानवर पशु खत्म हो गए। एक बात आपको इंटरेस्टेड मैं बताऊं, इंसान का जीवन काल, यानी हम लोग जब से इंसान इस धरती पे है, वो टोटल इस अर्थ का लाइफ का 1% भी नहीं है। मतलब समझ लो ऐसे कि अगर 100 साल इस अर्थ की एज है, 100 ईयर्स, ठीक है, तो आपका जीवन इंसानों का 1 साल से ये नहीं रह रहे हैं। मतलब सबसे पुराने किराएदार हैं ये। इतना ज्यादा लोड लेकर के हम लोग जी रहे हैं। सोचो, हम लोग कितना टेंशन लेते हैं, ये नहीं है वो है। कभी कभी मैं बड़ी फ्रस्ट्रेट हो जाता हूँ कुछ कुछ बातों को लेकर के, लाइफ के प्रॉब्लम्स और ये सब चीज़ों को लेकर के। मैं अपनी बात बता रहा हूँ, तो हम लोग कितना फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, है कि नहीं? लेकिन हमारा ये जो जीवन काल है ना, ये पूरे मानव प्रजाति की मैं बात कर रहा हूँ, पूरी मानव प्रजाति के लाइफ इस धरती पे, इस धरती के लाइफ का 1% भी नहीं है। मतलब हम लोग नए नए किराएदार हैं, कब खत्म हो जाए कोई ठीक नहीं है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा घमंड, बहुत ज़्यादा लोड, बहुत ज़्यादा तनाव लेकर के जीवन में कुछ नहीं है। जीवन को एंजॉय करिए। जो भी है आपके पास, जो भी दोस्त है, यार है, फैमिली है, मेंबर्स हैं, या जो कुछ भी है, उसमें थोड़ा एंजॉयमेंट, थोड़ा स्माइल। क्योंकि यूनिवर्स में कुछ लेके तो हमें जाना नहीं है। हम लोग तैयारी इस तरीके से करते हैं कि हमें यहाँ 1000 साल, 2000 साल जीना है, 500 साल जीना है, 50-60 साल जी जाए कोई, यही बहुत है। तो ये चीज़ें हैं, थोड़ी सी हंसते, मतलब ये बात कहने से थोड़ा लाइट फील होगा। देखो, लाइट रहना जरूरी है। इंटीग्रेटेड इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट, ग्रीन एनर्जी, इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी, ये सब यहाँ पे इसके देन है।
पॉवर्टी एलिवेशन एंड इक्विटी, एम्पावरिंग मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी। अब इसको समझो आप एक चीज, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए क्या क्या स्ट्रैटेजी रहने वाला है। इन्वायरमेंटल डेवलपमेंट के लिए अगर आप करते हो तो आपको ग्रीन एनर्जी चाहिए, यानी अगर मान लो जितने भी पावर हाउसेज हैं उन सबको बंद करके और आपको एक सोलर सिस्टम लगा दिया जाए आपके बिल्डिंग में तो सबसे बढ़िया है। इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी, सपोज दैट आप अपने घर के चारों तरफ इतने पेड़ लगा दो कि हीट को वो एब्जॉर्ब करें, और पेड़ अच्छा हीट एब्जॉर्ब करते हैं। आप कितना भी मोटा दीवार बना दो, ठीक है ना, कितना भी एसी चला दो, लेकिन एसी ऐसा तो है नहीं कि भाई आपका लाइफ, आपका शरीर एसी हो गया, नहीं। वो तो जब तक वहाँ रहोगे एसी में तब तक ठीक रहेगा। पॉवर्टी एलिवेशन एंड इक्विटी, एम्पावरिंग मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज, अगर हम उनको करेंगे एम्पावर, जैसे कोई अगर हैंडीक्राफ्ट है या कुछ ऐसा प्रोग्राम है जिससे उन्हें एम्पावर कर सकते हैं तो वो हमें जरूर करना चाहिए, ठीक है। पॉपुलेशन कंट्रोल एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, हेल्थ, एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट, ये सब यहाँ पे डेफिनेटली आने वाले हैं, ठीक है। ये पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स में आएंगे। पार्टिसिपेटरी प्लानिंग, लोकल सेल्फ गवर्नेंस, पंचायती राज, सीबीओ, एसएचजी, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, सीबीओ मतलब कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस, क्लियर है। तो ये सब पार्टिसिपेटरी प्लानिंग करो भाई। जिनके लिए आप पेड़ काट रहे हो पूछ लो उनसे। पंचायती राज में आपने देखा होगा पेसा एक्ट है, प्रिवेंशन ऑफ प्रिवेंशन नहीं, एक्सटेंशन ऑफ जो एक्ट है उसका, पंचायती राज का, जिन एरिया में नहीं भी होना चाहिए उसको बनाया इसलिए गया था कि अगर उस एरिया में कोई ट्राइबल इलाका है या शेड्यूल्स 6-7 के जो जगहें हैं, शेड्यूल 10 के इलाके हैं, तो उनमें अगर आपको पेड़ काटना हो तो वो एडवाइजरी काउंसिल उनकी रहेगी, या तो ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल रहेगी या ग्राम पंचायत रहेगा, उनसे परमिशन लेना है। तो जनरली अब क्या होता है भाई, कंपनीज उनको घूस दे देते हैं, हर किसी को आगे बढ़ना है, उनको भी लगता है चलो हमें घूस मिल गया तो उसको पास करवा देते हैं। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, ऑर्गेनिक फार्मिंग, वाटर मैनेजमेंट, ये सब है। कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, फॉरेस्ट, बायोडाइवर्सिटी, रिन्यूएबल एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज में फॉरेस्ट, बायोडाइवर्सिटी, रिन्यूएबल एनर्जी, ये तीनों इसके पिलर्स हैं। इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स में स्ट्रेंथनिंग पॉलिसी, पॉलिसीज ना स्ट्रांग बनाएंगे। जैसे आपको एक एग्जांपल मैं देता हूँ पॉलिसीज का। अंडमान में आई थिंक 1 लाख करोड़ का प्रोजेक्ट है, 1,72,000 करोड़ या 1 लाख करोड़ के आसपास का प्रोजेक्ट है। अंडमान को रीडेवलपमेंट करना है। ये जो आइलैंड जितने भी हैं हमारे, इन सबको रीडेवलपमेंट करके वहाँ डिफेंस फोर्सेस का हेडक्वार्टर बनेगा, ये बनेगा, वो बनेगा। तो उसको बनाने में ना अप्रत्याशित पैसा खर्च हो रहा है। अब आप कहोगे सर वो तो सिक्योरिटी के लिए ज़रूरी है, एक ऐसा हिस्सा होना चाहिए जो हर तरह से सेफ हो, ठीक है, ज़रूरी है, मैं मानता हूँ, लेकिन उनके तरीकों से आप घर बनाओ। वहाँ घर अगर बांस के बनते हैं और वही सस्टेन करें तो आप वही बनाओ। इतना बड़ा बड़ा ईंट पत्थर का घर वहाँ बनाओगे, वहाँ बालू की खुदाई करोगे तभी तो बालू निकलेगा समुद्र से, और उस पर आप घर जोड़ोगे तो वो क्या होगा, उसकी क्या हालत होगी आप सोचो। टेक्नोलॉजी पे रिसर्च बहुत जरूरी है। आपको मैं बताऊं, मगध साम्राज्य जो था, अजातशत्रु का पिता बिंबिसार, तो उसने क्या किया था, उसने सोना, बहुत सारा सोना था, उसको एक पहाड़ में बोला कि इसको छुपा दो ऐसा, और उसका ऐसा जंजाल बनाओ, मतलब ऐसे रास्ते बनाओ कि उसमें सिंगल आदमी ही जा पाए और वो सोना किसी के एक्सेस में ना हो। तो अजातशत्रु ने अपने पिता को बंद कर लिया, कैद कर लिया उस सोने के लिए कि सोना निकाल दे उसमें। वैभारगिरी पर्वत नाम है उसका, जाएंगे आप राजगीर में है वैभारगिरी, मतलब इतना टन सोना है वो कि मतलब क्या ही बताएं। जब उसने अपने पिता को कैद किया तो उस सोने में जाने का रास्ता ही उसने बंद कर दिया, और आज तक उसको खोलने की लिपि है, वहां पे स्क्रिप्ट है, उस स्क्रिप्ट को कोई पढ़ ही नहीं पाया है, ठीक है, वैसे ही बंद है वो, ऐसी कहावत है, कहानी है, ठीक। कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, फॉरेस्ट, बायोडाइवर्सिटी, रिन्यूएबल एनर्जी, अंग्रेजों ने तो बम तोप गोले भी चलवाए, कुछ नहीं खुला वो। इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, अच्छा आप सोचो कि वो पर्वत पहाड़ था, उस पहाड़, 2 पहाड़ के जो हिस्से को जोड़ के उसने बनाई थी, उसको किस चीज से जोड़ा था, बात समझो। वो चीजें कहाँ चली गई, ये सीमेंट आ गया, कंक्रीट आ गया, ये कहाँ से आ गया, ये सब कॉपी है अंग्रेजों का। इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स है, स्ट्रेंथनिंग पॉलिसीज, इन्वायरमेंटल लॉज, ये सब हमें इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स करने होंगे। जैसे एनजीटी है, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल है, इसको बनाया गया था
रोकने के लिए ये परमिशन देता है। अब खाली आप मैक्सिमम देखोगे इसमें जज होते हैं बेसिकली, और इनको आप देखोगे कि किसी चीज़ पे इन्होंने बैन लगाया, फाइन लगाया, बड़ी मुश्किल है। ठीक है, ग्लोबल पार्टनरशिप, कोलैबोरेशन विद यूएन, वर्ल्ड बैंक, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के साथ आप करोगे। क्रिटिकल इशू क्या है भाई? क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग, ये एक बड़ा इशू है। आपको मालूम है ना, क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा डेंजर इशू है। रैपिड अर्बनाइजेशन, स्लम ग्रोथ, ये सब है। ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्स को बहुत एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। पॉपुलेशन प्रेशर, पॉपुलेशन का बहुत ज़्यादा प्रेशर है। इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन एंड ई वेस्ट, हमारे देश में इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन तो खैर कुछ ही इलाकों में है, लेकिन अब मोटा मोटी पूरे देश के जो मेजर सिटी हैं, तो सिटी मान लो 1000 के आसपास होगा शहर, वो पूरे के पूरे शहर अब रहने लायक नहीं हो गए। उसमें आप रहोगे तो अब 10-20 साल तो ऐसे ही लाइफ आपकी कम हो जाएगी। ठीक है, मतलब इतने एयर पॉल्यूटेड है, और भाई सांस लिए बगैर तो 1 मिनट भी आदमी जिंदा नहीं रह सकता है। तो इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन एंड ई वेस्ट ने एकदम गंध मचा के रखी हुई है। उसके बाद अर्बन कचरा, सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, डैम्स, माइनिंग्स, ये सब डिस्प्लेसमेंट के बहुत बड़े कारण हैं। आप देखोगे ना, एक डैम बनेगा, बड़ा सा डैम, बिहार में तो हालांकि डैम की जरूरत है नहीं, तो यहाँ बाढ़ से लोग भागते रह रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट रह रहा है, तो तब भी लोग डिस्प्लेस होंगे, परमानेंट हो जाएंगे। ग्लोबल नॉर्थ साउथ डिवाइड इन डेवलपमेंट बेनिफिट, नॉर्थ बहुत डेवलप हो गया, साउथ कम डेवलप हो गया, ये सब चीजें हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट लाइक्ड टू सस्टेनेबिलिटी, इसके क्या क्या फीचर होंगे भाई? तो ये पूछा जाएगा स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन में या एमसीक्यू में भी। इक्विटी जस्टिस होगा, पार्टिसिपेशन होगा, तभी सस्टेनेबल डेवलपमेंट हुआ, सभी लोग पार्टिसिपेट करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। पार्टिसिपेशन और इंटीग्रेशन में अंतर है। सोशल, इकोनॉमिकल, इन्वायरमेंटल डायमेंशंस, सस्टेनेबिलिटी, लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट, राइट्स बेस्ड यानी फोकस ऑन ह्यूमन राइट्स टू सोशल सिक्योरिटी, ये ह्यूमन राइट्स पे फोकस करेंगे और सोशल सिक्योरिटी पे फोकस करेंगे, है ना। इंक्लूसिवनेस, एड्रेसिंग वल्नरेबल ग्रुप्स, वीमेन, SC ST, डिसेबल्ड, एज्ड, ये सब चीजें। अप्रोचेस टू सोशल डेवलपमेंट, वेलफेयर अप्रोच, जैसे स्टेट प्रोवाइड्स वेलफेयर एज अ रिलीफ, रेसिड्यूअल, इसमें आपने पढ़ा है रेसिड्यूअल मतलब उसमें होगा जब स्टेट को कोई मशीनरी नहीं दिखेगा। सब्सिडी, ओल्ड एज पेंशन, ये सब वेलफेयर है। डेवलपमेंट अप्रोच, सोशल वेलफेयर सीन एज इंटीग्रल पार्ट ऑफ डेवलपमेंट, मतलब हमारे देश का विकास होगा तो सोशल डेवलपमेंट के ही तर्ज पे होगा। मनरेगा, एम्प्लॉयमेंट प्लस रूरल डेवलपमेंट। राइट बेस्ड अप्रोच, वेलफेयर एज अ लीगल राइट नॉट चैरिटी। एग्जाम्पल RTE 2009, NFSA 2013। सस्टेनेबल डेवलपमेंट अप्रोच, बैलेंस वेलफेयर विथ इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, लॉन्ग टर्म इक्विटी, ये ध्यान रखिएगा। यही मोटा मोटी इसका बात है। बैलेंस वेलफेयर हमें करना है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन भी करना है और लॉन्ग टर्म इक्विटी भी ध्यान में रख के। एग्जाम्पल, रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी, जल जीवन मिशन, ये सब चीज़ें। सिमिलैरिटीज क्या है? ऑल एम एट इम्प्रूविंग ह्यूमन वेलबींग, इनमें आपको देखोगे अगर तो सबका मकसद यही है कि मानव जीवन का जो है वो थोड़ा सा सहूलियत हो। ठीक है। डिफरेंस, वेलफेयर इज इक्वल टू रिलीफ, डेवलपमेंटल ग्रोथ विथ वेलफेयर। राइट बेस्ड एंटाइटलमेंट्स, राइट बेस्ड जब भी होगा तो एंटाइटलमेंट्स ही होता है, कोर्ट में भी आप ये वर्ड सुनते होंगे। अब थोड़ा देख लेते हैं कि सस्टेनेबल, लॉन्ग टर्म, इकोलॉजिकल, सोशल जस्टिस, ये सब इसलिए मैं दिखा रहा हूँ ना कि बराबर बराबर इज इक्वल टू, ये सब क्वेश्चन में इसकी जगह पे इन सब चीज़ों को वर्ड्स का यूज होगा। आप क्या करोगे? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, UN 2015 to 13, 17 गोल्स, 169 टारगेट्स, 232 इंडिकेटर्स। क्या क्या होगा? 17 गोल्स है, 17 गोल है, 169 टारगेट है, 232 इंडिकेटर्स है ना। बात में दम है कि नहीं? अब कोर एरिया क्या है? 17 गोल्स हैं। इसको देखो, इसको ट्रिक से याद करोगे ना, याद हो जाएगा। पहला है नो पॉवर्टी, जब नो पॉवर्टी होगा तो जीरो हंगर होगा ही। गुड हेल्थ एंड वेलबींग भी होगा, यानी हेल्थ हमारा अच्छा होगा तो ठीक ठाक होगा। क्वालिटी एजुकेशन भी होगा, जेंडर इक्वालिटी भी होगा, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, तो 6 तक एक साथ याद करो। गरीबी खत्म तो भूखमरी खत्म। उसके बाद जब भूख खत्म हो जाएगा तो हेल्थ ठीक हो जाएगा, हेल्थ ठीक होगा तब पढ़ाई के बारे में सोचेंगे, जब पढ़ेंगे तब जेंडर इक्वालिटी के बारे में सोचेंगे, है ना दमदार। फिर क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। अब एक चीज यहां याद रखिएगा, हेल्थ 3 पे है, क्लीन वाटर 6 पे है।
जब क्लीन वाटर सैनिटेशन आएगा तब अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी आएगा। इन सबको लिंक करो एक दूसरे से। सबसे पहले, अब मैं आपको आंख बंद करके बताता हूं, सबसे पहले जीरो हंगर, ठीक है। उसके बाद क्या है दूसरा वाला, हंगर जीरो है, सॉरी पहला है नो पॉवर्टी यानी गरीबी नहीं, तो भूखमरी खत्म हो जाएगी, जीरो हंगर। गुड हेल्थ एंड वेलबींग ऑटोमेटिकली होगा, फिर क्वालिटी एजुकेशन होगा, फिर जेंडर इक्वालिटी होगा। तो पहला क्या है भाई, नो पॉवर्टी यानी गरीबी नहीं, पहला शुरू हो रहा है गरीबी खत्म करना। गरीबी खत्म होगा तो भाई हंगर खत्म होगा, गुड हेल्थ आएगा, क्वालिटी एजुकेशन आएगा, फिर जेंडर इक्वालिटी पे आओगे, पांचवा नंबर। छठा क्लीन वाटर सैनिटेशन, सातवां अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, आठवां है डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, नौवां है इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, दसवां है रिड्यूस्ड इनइक्वालिटीज यानी इनइक्वालिटी यानी असमानता को दूर करना, सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज। अब जब आप इनइक्वालिटी को खत्म करोगे, अब 10 के बाद आप एक साथ याद करोगे, 10 से ही शुरू करो। इनइक्वालिटी खत्म तो सस्टेनेबल सिटी बनेंगे, कम्युनिटी बनेंगे, रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन होगा, प्रोडक्शन भी रिस्पॉन्सिबल होगा। 13 में क्लाइमेट एक्शन। अब आते हैं 13 से 17, एक झटके में आपको मजेदार तरीके से याद हो जाएगा। देखना, क्लाइमेट एक्शन है लाइफ बिलो वाटर। अब पानी के भीतर की चीजों को भी हम सोच रहे हैं, नीचे की चीजों को भी सोच रहे हैं। लाइफ बिलो वाटर, लाइफ ऑन लैंड, पहले वाटर वाले को सोचेंगे। आपको मालूम है ना, ऑक्सीजन जनरेशन सबसे ज्यादा वाटर से होता है। पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस, पार्टनरशिप फॉर द गोल्स, ये सबसे आखिरी है। तो सबसे पहला नो पॉवर्टी और सबसे लास्ट पार्टनरशिप फॉर द गोल्स। पीस, जस्टिस, स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन 16 नंबर पे हैं। तो आपको ये कनेक्ट करना होगा, एक दूसरे से तार जोड़ना होगा, तभी ये याद होगा। बहरहाल अगर आपको ये नहीं याद हो, अभी भी मैं मौका देता हूं, तो एक अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगा, बस मुझे आपका व्हाट्सएप चाहिए। अगर 10 स्टूडेंट ने व्हाट्सएप कर दिया हमें, तो मैं इसका अलग से ट्रिक दूंगा जो और आसानी से याद हो जाएगा। तो इंडिया का, नीति आयोग का बेसिकली काम है सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडिया इंडेक्स, यही है सिंपल चीज, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के स्कीम्स को देखते हुए। अब आते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। सबसे पहले यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम ने 1990 में इसको कॉन्सेप्चुअलाइज किया, लेकिन इस कॉन्सेप्ट का इजाद यानी इसका ओरिजिनेटर किया था अमर्त्य सेन और महबूबुल हक ने। मेजर्स हैं क्वालिटी ऑफ लाइफ बियॉन्ड जीडीपी, इंडिकेटर्स है हेल्थ, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, एजुकेशन, मीन्स ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग, ठीक है ना। हेल्थ क्या हो जाएगा भाई, एजुकेशन, हेल्थ और स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग, तीन ही इंडिकेटर्स हैं। बार बार पूछेगा, दो विद्वानों का नाम याद रखिएगा, अमर्त्य सेन, महबूबुल हक। 1990 में यूएनडीपी के द्वारा शुरू किया गया, हमेशा ये इंडेक्स आता है। और करंट एचडीआई इंडेक्स मैंने बताया हुआ है, वीडियो में बताया था, तो प्लीज उसको याद कर लीजिएगा। जो भी शॉर्ट्स आएंगे ना नोट्स, उसको एकदम रट लेना। रिलेटेड इंडिसेज में जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स, जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, एमपीआई, ठीक है, ये तीनों चीजें करके जाओगे आप। इंडिकेटर्स फॉर पॉलिसीज एंड प्रोग्राम, गवर्नमेंट एंड सोशल वर्कर यूज इंडिकेटर्स। ये क्या करते हैं, एसेस डेवलपमेंट, कितना विकास हुआ भाई, इंडिकेटर्स से ही तो पता चलेगा। हेल्थ इंडिकेटर कितना बढ़ा है कि नहीं है। तो जेंडर डेवलपमेंट से पता चल जाएगा कि भाई सिर्फ इलाज जो है पुरुषों तक पहुंच रहा है या महिलाओं तक। तो इकोनॉमिक, पर कैपिटा इनकम, एम्प्लॉयमेंट रेट, सोशल लिटरेसी, इन्फेंट मोर्टालिटी, मैटरनल मोर्टालिटी, ड्रॉप आउट रेट, ये सब इसमें है। हेल्थ की अगर हम बात करें तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इम्यूनाइजेशन कवरेज, न्यूट्रिशन लेवल्स, ये हेल्थ में है। जेंडर एंड इक्विटी, वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन, जेंडर रेशियो, प्रॉपर्टी राइट्स, सबको मिले अधिकार, हालांकि सब लोग उस लायक होंगे तो अधिकार मिल ही जाएगा। इन्वायरमेंटल, कार्बन फुटप्रिंट, डिफॉरेस्टेशन रेट, रिन्यूएबल एनर्जी, ये सब हैं कि नहीं मुद्दे, आप बताओ, इंडिकेटर्स हैं कि नहीं है। अब कार्बन फुटप्रिंट क्या होता है, शायद आपको ना पता हो तो पता कर लीजिएगा या मुझे बताइएगा, मैं पता करके अच्छे से बताऊंगा, मतलब मैं बताऊंगा, पता तो है ही। डिफॉरेस्टेशन, फॉरेस्ट काटना नहीं है भाई डिफॉरेस्टेशन मतलब डी, हटाना, डी मतलब हटाना, और अफॉरेस्टेशन मतलब फॉरेस्ट लगाना। रिन्यूएबल एनर्जी यूज, ये भी ध्यान रखना है। कंपोजिट इंडिसेज में एचडीआई, एमपीआई, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स, ये सब चीजें हैं। यूजीसी नेट की पॉइंटर्स, ब्रटलैंड रिपोर्ट 1987, डिफिनेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये सब इंपॉर्टेंट है। यूएनडीपी 1990, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स सेन एंड महबूबुल हक का है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2015 से 30, फिर से 17 गोल्स हैं। अप्रोचेज, वेलफेयर वर्सेज डेवलपमेंट वर्सेज, ये सब चीज़ें आपने पढ़ी हुई हैं। अब यहाँ आपको सब कुछ हमने पढ़ा दिया है। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाला पार्ट है नेक्स्ट, और ये मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसको बेहतर तरीके से इसको करिए। मैंने इसमें बहुत मतलब शॉर्ट में आपको दिया हुआ है, पॉलिटी के अलग से हमने नोट्स सेंड किए हुए हैं,
उसको पढ़िए, पॉलिटी की प्लेलिस्ट है उसको फॉलो कर लीजिएगा तो ये हो जाएगा। डिमांड करोगे आप लोग तो मैं पढ़ा दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है। सो थैंक यू सो मच।